तो शुरू किया जाए। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का दिया हुआ है और इसमें पहली बात ये लिखी है कि जब आप चारों तरफ देखते हैं तो आपको दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो कुछ बातें मन में आती हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो बनाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग, या ऐसी कौन सी चीज है जो इनएनिमेट में नहीं होती है, मतलब निर्जीव चीजों में नहीं होती है। तो इसका आंसर मिलेगा सेल। सेल का होना लिविंग की पहचान और सेल का ना होना नॉन लिविंग की पहचान। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो उसमें सेल जो थी क्या वो गायब हो गई हैं? सेल तो अभी भी है। जैसे वुड ले लेते हैं, वुड पेड़ का पार्ट है, उसमें भी तो सेल है, तो वो लिविंग है कि नहीं है? तो सेल है फिर भी नॉन लिविंग है। तो ध्यान से सुनेंगे, जब हम लिविंग और नॉन लिविंग की बात करते हैं तो सेल का होना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन सिर्फ सेल से कोई लिविंग नॉन लिविंग डिफाइन नहीं हो जाएगा। सेल होना चाहिए, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए और सेल के पास कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अगर तीन प्रॉपर्टी हैं तो फिर वो लिविंग है। जैसे अगर किसी के पास सेल नहीं है तो पहली ही प्रॉपर्टी नहीं है तो बाकी तो देखेंगे ही नहीं, तो अपने आप वो नॉन लिविंग। जैसे ये प्लास्टिक है, इसमें सेल नहीं है तो ये नॉन लिविंग हो गया। लेकिन अगर ये वुड का होता तो इसमें सेल होती फिर भी ये नॉन लिविंग होता, तब क्या हो जाता? तो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म ना होती। तो सेल ही इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा नहीं है, सेल के साथ दो तीन और चीजें भी हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पैराग्राफ से क्वेश्चन तो ऐसा नहीं आएगा। अब ये बहुत पहले सवाल आता था कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। लेकिन जनरल कहानी ये है कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग का कंपेयर करते हैं तो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमको ध्यान रखने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ सेल, सेल के अंदर प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, और तीसरी है कॉन्शियसनेस। बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे ग्रोथ एक प्रॉपर्टी है, जैसे रिप्रोडक्शन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन उन सब में एक्सेप्शन है। सेल नहीं है तो फिर लिविंग नहीं है, मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लिविंग नहीं है, और कॉन्शियसनेस नहीं है तो लिविंग नहीं है। सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होंगे वो किसके बने होंगे? सेल के। अब हो सकता है कि सेल के नाम पर क्या हो? सिंगल सेल हो, और हो सकता है सेल के नाम पर, हाँ सिंगल सेल होगा तो क्या कहोगे? और हो सकता है कि ढेर सारी सेल हो तो क्या कहोगे? मल्टी सेलुलर। तो कोई क्वेश्चन यहां से आएगा नहीं। सेल क्या है? व्हाट इज सेल? तो लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात यह है कि उसमें एक ही सेल होती है, और वो एक ही सेल के अंदर ये योग्यता होती है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का जो यहाँ मतलब है कि एक सेल अकेले जिंदा रह सकती है, अकेले तभी जिंदा रह सकती है जब जीवन की जितनी बेसिक नीड हैं वो पूरा कर ले। जैसे डाइजेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, रिप्रोडक्शन। अगर सारे काम अकेली सेल कर सकती है तो फिर उसका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और ये किसमें संभव है? यूनिसेलुलर, क्योंकि वो परफॉर्म कर लेगी क्या? सभी एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अगर कोई भी ऐसा है जिसमें लेस देन ए कंप्लीट सेल, अगर किसी में एक सेल से भी कम नहीं है, जैसे वायरस, वायरस में सेल नहीं है, इसी नाते वायरस लिविंग नहीं है। तो अगर किसी में भी लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल है तो हम कह देंगे कि डज नॉट इंश्योर क्या? इंडिपेंडेंट। ये फिर इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंट लिविंग तभी होगा जब उसके पास क्या होगी? सेल होगी। सेल ही क्या है? तो सेल फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल। क्या? यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये टिक कर लीजिए, ये नीट में आने वाली है, ये आ भी चुकी है। यहाँ एन लिख दीजिए। सबसे पहले सेल को किसने देखा और किसने डिस्क्राइब किया? किसी लाइव सेल को। लाइव सेल महत्वपूर्ण है, अगर लाइव की जगह डेड कर देंगे तो आंसर बदल जाएगा। सबसे पहले डेड सेल को किसी और ने देखा था, लाइव सेल को किसने देखा? तो एंटोन वान लीवेनहॉक। बाद में एक वैज्ञानिक और है जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। फिर इन्वेंशन हो गया किसका?
माइक्रोस्कोप का, और जब माइक्रोस्कोप आई उसके बाद फिर क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। तो फिर पता चल गए क्या, ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। तो ऑल स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल हमको कब पता चला, तो जब क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रो। तो इस पैराग्राफ में केवल 2 सवाल हैं। कोई भी जिसमें लेस देन ए कंप्लीट सेल होगा उसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहेंगे। एक क्वेश्चन, लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा और डिस्क्राइब किया, और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन। ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी। यहां से कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। देखें, ईयर याद रखेंगे 1938, वैज्ञानिक भी याद रखेंगे मैथियास स्लाइडेन। कौन है, जर्मन बोटेनिस्ट। तो बोटेनिस्ट हैं तो किसको एग्जामिन करेंगे, प्लांट को। और इन्होंने ही कहा, जो क्या कहा ये टिक कर लो, क्या कहा, इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और उसी से क्या बनेंगे, प्लांट के टिश्यू बनेंगे। समय बदला, इसी समय वैज्ञानिक का नाम थियोडोर स्वान, और ईयर बदल गया कौन सा, 1839। ये कौन है, अब जूलॉजिस्ट हैं तो किसकी स्टडी करेंगे, तो इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल की स्टडी की। और इन्होंने क्या बताया ये देखो, तो उन्होंने क्या देखा था और क्या बताया था, और इन्होंने क्या देखा था और क्या बताया था। तो इनका कहना है कि जो एनिमल सेल हैं उसमें पाई जाती है थिन आउटर लेयर, जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं, 2 अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग काम हैं। पहला वैज्ञानिक कौन है, मैथियास स्लाइडेन। उन्होंने क्या किया था, प्लांट को, और क्या बताया था कि प्लांट में पाई जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो बनाते हैं टिश्यू। फिर दूसरे वैज्ञानिक कौन से, थियोडोर स्वान, और उन्होंने किसकी स्टडी की, एनिमल। और इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि एनिमल सेल में बाहर पाई जाती है आउटर लेयर, जिसको आज क्या कहते हैं। फिर लिखा है ही आल्सो, ही का मतलब यहाँ कौन, यही है स्वान। इन्होंने ही क्या किया, कंक्लूड किया। इन्होंने कहा लाओ प्लांट में भी देखें। तो जब इन्होंने प्लांट में देखा तो देखा जहां सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसकी जगह बाहर क्या मिल गई, सेल वॉल मिल गई, एज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। या ऐसा क्वेश्चन आया है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, ये किसका काम है, तो आंसर देंगे किसका काम है, स्वान। फिर उसके बाद इसी के आधार पर जो इन्होंने स्टडी की, किसकी, प्लांट की और एनिमल की, इसी के आधार पर स्वान ने क्या किया, प्रपोज किया, क्या, हाइपोथेसिस। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा सेल थ्योरी गिवन बाय, तो दोनों के नाम बताइएगा। लेकिन अगर सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय है, तो हाइपोथेसिस प्रपोज्ड अगर आ गया तो क्या देना, स्वान। तो क्या हाइपोथेसिस किया, इन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ये किस चीज की बनी होती है, और किसकी, प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर दोनों लोग मिल गए, स्लाइडेन एंड, दोनों लोगों ने मिल करके एक साथ क्या दे दिया, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी एक साथ दिया था, सेल थ्योरी एक साथ दिया था, लेकिन कहानी अलग अलग है। उन्होंने किसकी स्टडी की थी, प्लांट की, इन्होंने किसकी, एनिमल की। एनिमल की स्टडी की तो क्या इनको मिला, थिन आउटर लेयर मिला। फिर उन्होंने कहा वो आउटर लेयर हम प्लांट में देखे तो वहां नहीं मिली, वहां क्या मिल गई, सेल वॉल। तो फिर इन्होंने एक बात बताई कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसका बना होता है, सेल का। फिर दोनों लोग मिल गए और मिल के क्या बना दिए, सेल थ्योरी। लेकिन ये थ्योरी क्या नहीं बता सकती थी, ये खूब क्वेश्चन आया है, ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर सकती है। तो कहोगे हाउ न्यू सेल फॉर्म, नई सेल कैसे बनती है, इसका एक्सप्लेनेशन ना इनके पास था ना इनके पास। वैज्ञानिक बदल गए, कौन, रुडोल्फ विर्को। ईयर बदल गया 1855। इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया क्या, कि सेल क्या कर सकती है, और नई सेल कहां से बनती है, कहां से, फ्री। तो रुडोल्फ विर्को ने 2 काम किए हैं। पहला, सेल क्या करती है, डिवाइड,
और नई सेल कहां से बनती है, और उसके लिए इन्होंने एक फ्रेज बोला, क्या, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही का मतलब रुडालवेयर को इन्होंने बदल दिया, किसको, हाइपोथेसिस, जो किसने दी थी, और फिर फाइनली इन्होंने क्या दे दिया, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी। और उस फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी के 2 पॉइंट है, क्या है, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट तो वही पुराना वाला, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन एक नया पॉइंट जोड़ दिए, सभी सेल कहां से आती हैं, कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो क्वेश्चन याद रहेंगे, ज्यादा है नहीं। पहला सवाल है, मैथियस स्लाइडर ने काम कब किया, और स्वान ने कब काम किया, ये कौन थे, जर्मन बोटैन, और वो कौन थे, इन्होंने किसकी स्टडी की, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लांट में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैं, और उन्होंने क्या कहा, एनिमल सेल के बाहर थिन आउटर लेयर, बाद में उसी का नाम, लेकिन उन्होंने प्लांट की भी स्टडी की, और क्या कहा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ये किसका काम है, फिर इन्होंने ही हाइपोथेसिस दे दी, और क्या हाइपोथेसिस दी थी, कि प्लांट और एनिमल बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर दोनों लोग मिल गए, और मिल के क्या कर दिए, सेल थ्योरी दिए। लेकिन क्या नहीं बता पाए, क्या नहीं बता पाए, तो किसने बताया, और कब बताया, और क्या बताया, 2 चीजें बताई थी। पहला सेल डिवाइड, और दूसरा न्यू सेल कहां से बनती हैं, और इन्होंने ही मॉडिफाई कर दिया हाइपोथेसिस को, और फिर क्या दिया, फाइनल। तो फाइनल में 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। चलो कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू का यहां मतलब यह है कि मोटी मोटी बातें सेल के बारे में, जैसे कह रहा है कि आपने पहले ही ऑब्जर्व किया होगा ओनियन पील सेल या ह्यूमन चीक सेल को, ये हाई स्कूल में एक्सपेरिमेंट है, कह रहा है फिर से रिकरेक्ट कर ले। तो ओनियन सेल को हम स्टडी करते हैं एज ए टिपिकल प्लांट सेल, और प्लांट सेल की पहचान क्या होगी, एज आउटर बाउंड्री, जस्ट विद इन, इसके नीचे क्या मिलेगा। लेकिन अगर हम ह्यूमन चीक सेल आएंगे तो वो एनिमल सेल होगी, और उसमें बाहर क्या मिलेगा, वही क्या होगा, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या मिलेगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नाम क्या होगा, और उसी न्यूक्लियस में पाया जाएगा क्रोमोसोम, जो क्या बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल। कौन सा, जिसमें सेल, ऐसी सेल जिसमें होता हो क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, नाम, और जिसमें ना होता हो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, नाम, प्रोकैरियोटिक। ये पॉइंट ही कर ले, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे क्या लिखा है, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड, ये पॉइंट ही करे, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या नाम है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, नाम क्या है, साइटोप्लाज्म, जो ऑक्यूपाई करेगा किसको, वॉल्यूम ऑफ सेल। और साइटोप्लाज्म ही क्या है, आया हुआ सवाल है नीट का, साइटोप्लाज्म ही क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। क्यों, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं यहाँ, अगर इन इट टू कीप सेल इन लिविंग स्टेट, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, न्यूक्लियस के अतिरिक्त किसी एक यूकैरियोटिक सेल में कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उस मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर का नाम ऑर्गेनेल होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक, जैसे
जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबाइटिज, वैक्यूल। किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता है। दूसरा, फिर पैराग्राफ बदला, ये पैराग्राफ अलग है। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? ऑल सेल। जब हम ऑल सेल कहते हैं इसका मतलब प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक। विद इन द सेल, सेल के अंदर राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? तो लिखा है नॉट ओनली साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में तो होगा ही, इसके अलावा कहाँ होगा? दो ऑर्गेनेल। कौन से? और किसमें? और कहाँ होगा? तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो ऑर्गेनेल के अंदर होगा? राइबोसोम। कहाँ 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 है? 4 जगह। तो साइटोप्लाज्म में है, और क्लोरोप्लास्ट में है, माइटोकॉन्ड्रिया में है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है। कह रहा है एनिमल सेल में, एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड। जब एक और कह रहा है तो पहला वाला कौन है? तो दूसरा वाला नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है? तो आंसर क्या देंगे? सेंट्रोसोम। जो किसमें मदद करेगा? तो आराम से बताएं, किसी प्लांट सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल कौन सा है? प्लांट सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है? लेकिन एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सा है? तो राइबोसोम एंड सेल के शेप साइज, सेल का शेप साइज और एक्टिविटी तीनों में काफी अंतर होता है। जैसे जैसे जो लिखा वो एज सच नीट में आया है, और शायद इसी साल या पिछले साल आया है। माइकोप्लाज्मा क्या है? क्या है? स्मॉलेस्ट सेल, और साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि बैक्टीरिया का कितना दिया है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। ये भी टिक कर लो। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, तो आंसर क्या देंगे? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन की आरबीसी, उसका साइज 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जबकि ह्यूमन में जो नर्व सेल है वो क्या है? क्या है? लांगे सेल। ऐसे ही शेप की अगर बात करें तो ये डिस्क शेप, पॉलीगोनल, कलमनर, दुनिया भर की शेप में जो क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो यहां से आएंगे। देखो, क्वेश्चन पूछेगा राउंडेड एंड बाई कॉन्केव, क्या बताओगे? आरबीसी। क्वेश्चन पूछेगा अमीबॉइड शेप, लॉन्ग एंड नैरो, क्या बताओगे? ये बहुत स्पेशल सवाल है। ब्रांच एंड लॉन्ग, सेल में ब्रांचिंग है, सेल में ब्रांचिंग है, तो ब्रांच सेल। आंसर क्या देंगे? नर्व सेल। इसके साथ राउंडेड एंड ओवल कौन सी है? मेसोफिल सेल। शुरू हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और क्या? पीपीएलओ। तो याद रखें कि प्रोकैरियोट में आते कौन से हैं? बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। फुल फॉर्म? कोई भी जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसका साइज हमेशा क्या होगा? किसकी तुलना में? लेकिन ये मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक का साइज जरूर छोटा होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? जल्दी होगा। और यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन स्लो होगा। इनमें बहुत सारे शेप और साइज हैं। जैसे 4 बेसिक शेप है किसके? बैक्टीरिया। एक कौन सा? बैसिलस। कैसे? दूसरा कौन सा? कॉकस। कैसे? तीसरा कौन सा? वाइब्रियो। कैसे? चौथा कौन सा? कैसे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, मतलब लगभग सभी प्रोकैरियोट की प्रोकैरियोटिक सेल एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो क्या होगा? अंतर होगा।
यहाँ जो आल लिखा है इस आल को अगले पेज पर पहुंचा दीजिए, वो आल यहां लिख दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट आल छूट गया उधर। क्या आल? तो ये आल लिखने के बाद टिक कर लो। सभी प्रोकैरियोट में पाई जाती है क्या? सराउंडिंग द, बस किसको छोड़ के? तो उस प्रोकैरियोट का नाम बताओ जिसमें सेल वॉल नहीं। उस प्रोकैरियोट का नाम बताओ जिसमें सेल वॉल है। तो कहते भैया सब में है, बस किसमें नहीं है? सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, उसके नीचे मिलेगा फ्लूइड मैट्रिक्स जो भरा होगा किसमें? सेल में एज ए। बस टिक करेंगे। यहां क्या नहीं है? नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली कैसा होगा? नैक्ड होगा, नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। रुक जाओ, ऐसा डीएनए जो मेन होता है उसी को हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए को छोड़ करके जो बड़ा सा सर्कुलर डीएनए होगा उसको छोड़ करके एक छोटा सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। उस छोटे सर्कुलर डीएनए का नाम देखो क्या है लिखा है? इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए। और जीनोमिक डीएनए के बारे में ब्रैकेट में लिखा है क्या? इसको सिंगल क्रोमोसोम भी मान सकते हैं, ये सर्कुलर। बहुत सारे बैक्टीरिया में, बताओ बहुत सारे बैक्टीरिया में है कि सभी बैक्टीरिया में है? मेनी बैक्टीरिया है क्या? अंडरलाइन करो, स्मॉल कामा सर्कुलर कामा डीएनए। वो भी कहां? आउटसाइड जीनोमिक डीएनए। इस स्मॉलर डीएनए को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। एक क्वेश्चन मिल गया। प्लाज्मिड का काम बहुत इंपॉर्टेंट, क्या करता है? लिखा है यूनिक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। बहुत विशेष फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करता है। जैसे जैसे याद करेंगे क्या? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। क्वेश्चन पूछता है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये कैरेक्टर बैक्टीरिया में होता है, उसके जीन कहां पाए जाते हैं? तो आंसर क्या देंगे? प्लाज्मिड। कह रहा हायर क्लास में आप पढ़ोगे क्या कि इसी प्लाज्मिड का डीएनए को हम यूज करते हैं क्या? मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद क्या? फॉरेन डीएनए। ये यहाँ समझ में आएगा नहीं, आपको पहले से ही थोड़ा बहुत पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन, उसी को तो सेलेक्टेबल मार्कर जीन कहते हैं। तो सेलेक्टेबल मार्कर की मदद से हम पहचान नहीं लेते हैं कि कौन रिकॉम्बिनेंट है और कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो कह रहे आगे पढ़ोगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन है जो हेल्प करता है मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के मॉनिटर में कौन मदद करता है? तो आंसर क्या दोगे? क्या दोगे? प्लाज्मिड डीएनए। फिर आया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो यहाँ है नहीं, कहां पर पाई जाती है? कोई भी ऑर्गेनेल जो कहां पाया जाता हो वो कहां नहीं मिलेगा, बस किसको छोड़ के? कौन सा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाएगा? तो आंसर क्या देंगे? राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष है, देखो यूनिक लिखा है। किस फॉर्म में? इंक्लूजन। एक स्पेशल डिफरेंशिएटेड फॉर्म है किसकी? सेल मेम्ब्रेन। नाम क्या है? तो पलट देते हैं, मीसोसोम क्या है? मीसोसोम क्या है? तो कहोगे डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, जो कि पहचान है किसकी? ये वास्तव में इनफोल्डिंग है किसकी? सेल मेम्ब्रेन। ये डायग्राम में 3 क्वेश्चन जरा देख लो क्या है। डायग्राम में टिपिकल बैक्टीरिया, अगर क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाएगा टिपिकल, तो आंसर आप 3 से 5 नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? 1 से 2। वैसे पीपीएलओ का साइज तो बताओ सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा है कि पीपीएलओ है? तो पीपीएलओ हो जाएगा। अगर आ गया स्मॉलेस्ट तो ये ऑप्शन में मिल गया तो ये सही हो जाएगा।
वायरस का साइज 0.02 से 0.2 और एक टिपिकल यूकैरियोटिक। तो इसमें अंतर देखो, 10 गुने का अंतर है। वो 1 से 2 है, वो 10 से 20 है। तो एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल से कितनी छोटी होती है? तो कहोगे लगभग 10 टाइम छोटी होती है। पलट देते हैं, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कितनी बड़ी होती है, तो भी आंसर क्या देंगे? 10 टाइम। तो ये डाटा यहां से याद रखिएगा। किसी भी प्रोकैरियोट के सेल एनवेलप और उसके मॉडिफिकेशन का डिस्कशन यहाँ है। ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में, स्पेशली बैक्टीरिया सेल में, टिक केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप है और इस एनवेलप में पाई जाती है टाइटली बाउंड कितनी लेयर? 3। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके पीछे वैसे तो सभी लेयर के अपने अपने क्या हैं? डिस्टिंक्ट फंक्शन है, लेकिन ये सब मिल करके काम करते हैं क्या? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। बैक्टीरिया क्लासिफाई किए गए हैं 2 ग्रुप में। किस आधार पर? तो कहोगे डिफरेंस इन सेल एनवेलप, डिफरेंस इन सेल एनवेलप। और किस आधार पर? मैनर इन विच दे रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग प्रोसीजर। कैसे? ऐसे बैक्टीरिया जो ले लेते हैं क्या? ग्राम स्टेन नाम, और जो नहीं लेते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन अलग होता है और इसकी थिकनेस भी क्या होती है? अलग होती है। अलग अलग बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस क्या होती है? अलग होती है। ये हो सकता किस फॉर्म में पाई जाए? तो नाम क्या होगा? और ये हो सकता पाई जाए थिक और टफ, तो नाम क्या होगा? कैप्सूल। जो सेलवाल होगी वही डिटरमाइन करेगी क्या? शेप ऑफ सेल। और यही प्रोवाइड करेगी क्या? स्ट्रांग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो प्रिवेंट करेगी बैक्टीरिया को किससे? बस्टिंग से या कोलैप्सिस से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिव परमिएबल है। ये सेलेक्टिव परमिएबल है तो सेल वॉल टोटली परमिएबल होती है। लाइन ये आई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या लिखा है? सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट। ध्यान से सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में किस मामले में समानता है? किस मामले में समानता है? तो ऐसे नहीं पूछा था, 4 ऑर्गेनिज्म के नाम दे दिए थे और कहा था इन दोनों 2 ऑर्गेनिज्म के बीच किस किस मामले में समानता है। तो उसी में एक ऑप्शन दिया था सेल मेम्ब्रेन। जैसे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया के साथ उसने क्लेमाइडोमोनास दे दिया, तो क्लेमाइडोमोनास किस में आएगा? प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? बैक्टीरिया किस में आएगा? प्रोकैरियोट में। और वो क्लेमाइडोमोनास यूकैरियोट में आएगा। तो बताओ बैक्टीरिया और क्लेमाइडोमोनास में क्या समानता है? तो यही आंसर बताओगे क्या? सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नाम क्या है? बनता कैसे है? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, इनटू द सेल। इन एक्सटेंशन का फॉर्म होगा या तो वेसिकल, या तो टिब्यूल, या तो लैमेली। ये काम आती है किसमें? हेल्प इन तो पहला सेल वॉल फॉर्मेशन, दूसरा, तीसरा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, और किसमें? रेस्पायरेशन और सिक्रीशन और इंक्रीज सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा? एंजाइमेटिक कंटेंट। कुछ प्रोकैरियोट में, यहाँ कुछ लिखा है बेटा, आल नहीं लिखा है,
कुछ प्रोकैरियोट जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया में एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है। जब अदर कह रहा है मतलब मीसोसोम तो होगा ही, मीसोसोम के अलावा एक और मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है जो साइटोप्लाज्म की तरफ गया है, उसका नाम क्या नाम है? क्रोमैटोफोर। और किसमें क्या पाया जाएगा? पिगमेंट। तो मीसोसोम और क्रोमैटोफोर याद रखिएगा। मीसोसोम सभी बैक्टीरिया में मिलेंगे, जबकि क्रोमैटोफोर सम प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया हो सकते हैं कि क्या हो, या हो सकते क्या हो, लेकिन अगर मोटाइल होंगे तो पाया जाएगा क्या? थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। कहां कहां की? सेल वॉल। और नाम क्या होगा? फ्लैजिला। और अगर नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा। देखो लिखा है या तो मोटाइल या तो अगर मोटाइल होगा तो क्या होंगे? फ्लैजिला। और फ्लैजिला है क्या? कहोगे थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। किसकी? बैक्टीरिया में पाए जाएंगे रेंज। किसमें? नंबर में भी और किसमें? ऑफ क्या? फ्लैजिला। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिलम है उसमें कितने हिस्से होंगे? कितने हिस्से? 3 हिस्से होंगे। एक का नाम फिलामेंट, एक का नाम हुक, एक का नाम बेसल। इसमें जो फिलामेंट है वही सबसे बड़ा है और वही एक्सटेंड किया सेल सरफेस। तेरा फ्लैजिला के अतिरिक्त बिसाइड द फ्लैजिला क्या पाया जाएगा? पिलाई और फिम्ब्री। क्या मिलेगा? पिलाई और फिम्ब्री। ये भी क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर। लेकिन इनका कहां रोल नहीं है? नीट में आया हुआ सवाल है। विषय सुने, बैक्टीरिया में सरफेस स्ट्रक्चर कौन से हैं? फ्लैजिला होगा, पिलाई होगा और फिम्ब्री। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मोटेलिटी में इन्वॉल्व है और जो इन्वॉल्व नहीं है? तो जब इन्वॉल्व नहीं है मोटेलिटी में तो फिर करेंगे क्या? तो देखो लिखा है पिलाई क्या है? एलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बने किसके हैं? स्पेशल प्रोटीन। जबकि फिम्ब्री क्या है? ब्रिस्टिल लाइक स्ट्रक्चर है या फाइबर है जो स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल। कुछ बैक्टीरिया में जो फिम्ब्री हैं इनका काम है क्या? हेल्प अटैच बैक्टीरिया। अब किससे अटैच करेंगे? अगर पानी बह रहा है तो चट्टान से अटैच करेंगे, या अगर होस्ट के अंदर है तो किससे अटैच करेंगे? दोनों क्वेश्चन एक साथ नहीं आएंगे, एक ही सवाल आएगा। विच स्ट्रक्चर हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू होस्ट टिश्यू? है विच स्ट्रक्चर हेल्प बैक्टीरिया टू अटैच होस्ट टिश्यू? तो आंसर क्या देंगे? फिम्ब्री। लेकिन एग्जामिनर ने जरा सा चेंज किया है नीट 2017 में, और आंसर बदल गया। क्वेश्चन पूछा था स्टिकी नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू। स्टिकी नेचर ऑफ बैक्टीरिया इज ड्यू टू आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा। नीट 2017 में आया है। फिम्ब्री लगाओगे? फिम्ब्री नहीं लगाओगे, आंसर मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स। स्टिकी नेचर किसके नाते है? ग्लाइकोकैलिक्स। नीट में आया हुआ सवाल है, 2017 में आया है। आगे बढ़े। अगर बैक्टीरिया से एग्जामिनर को एक क्वेश्चन पूछना होगा तो वो हेडिंग ये होगी। यहां से बहुत सवाल आए हैं। इस पूरे पैराग्राफ में राइबोसोम की बात किया है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम कहां पाए जाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। इनका साइज, अच्छा ये बताओ, नैनोमीटर बड़ा होता है कि माइक्रोमीटर? वाह भाई वाह, क्वेश्चन नहीं सुनते हो, आंसर पहले बता देते हो। नैनोमीटर बड़ा होता है कि माइक्रोमीटर? तो छोटा कौन होता है? पूरी एनसीईआरटी देख डालोगे आपको नैनोमीटर में केवल 2 जगह डाटा मिलेंगे, या तो यहां मिलेंगे या तो माइक्रोट्यूब्यूल में मिलेंगे आपको, और कहीं नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो कोई बहुत छोटी होगी उसको किसमें लिखेंगे, नैनोमीटर। बाकी सारे डाटा आपको माइक्रोमीटर में मिलेंगे। सेंटीमीटर में कहाँ सेल मिल जाएगा भैया, सेल नंगी आंखों तो दिखाई नहीं पड़ेगी, सेंटीमीटर मिलना नहीं है। तो सेल के सारे स्ट्रक्चर किसमें मिलेंगे, माइक्रोमीटर में। बस यही किसमें मिला, नैनोमीटर। तो अगर यही नैनोमीटर तो याद रखना पड़ेगा कितना है, कितना है 15 से 20, और बना होता किसकी 50 और 30। तो 50 30 जोड़ के कितना हो जाएगा 70। ये कौन सा जोड़ है, 50 30 जोड़ के 80 होता है, यहाँ 70 हो गया है। ठीक है, तो 70 ही रखना बेटा, 80 मत कर देना। राइबोसोम वो जगह है जहाँ क्या बनती है, ये कभी नहीं पूछेगा क्योंकि क्लास 6 में पढ़ा दिया गया है। बस ये पूछेगा बहुत सारे राइबोसोम, सेवरल यहाँ लिखा है, बहुत सारे राइबोसोम अटैच कर जाएंगे किससे, किससे, सिंगल एमआरएनए से, और क्या बनेगी, चेन। चेन का नाम क्या नाम है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। और ये पहचान है प्रोकैरियोटिक की। ये राइबोसोम जो पॉलीसोम में होंगे, काम उनका भी यही होगा, क्या, ट्रांसलेट करेंगे किसको, एमआरएनए, और क्या बनाएंगे, प्रोटीन। ठीक है, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट। जितना लिखा सब पूछा जा चुका है, कुछ नहीं बचा है। पहला सवाल, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में रिजर्व मटेरियल कहां स्टोर होगा, कहां स्टोर होगा, आप आंसर ये दे दोगे, हो जाए गलत। कहां स्टोर होगा, ठीक, किस फॉर्म में स्टोर होगा, अलग सवाल है, कहां स्टोर होगा और किस फॉर्म में। इनकी पहचान नॉट बाउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। तो सोचो ऐसे याद रखोगे, जब न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर के बाहर मेम्ब्रेन नहीं है तो यहाँ कहाँ मेम्ब्रेन होगी, यहाँ कोई मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर नहीं है। नॉट बाउंडेड बाई मेम्ब्रेन सिस्टम, फ्री पाए जाएंगे किसमें, साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल कौन सा, फास्फेट का ग्रेन्यूल और साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। और ये एक अलग लाइन ही अलग है, गैस वैक्यूल किसमें पाई जाएगी, किसमें, ब्लू ग्रीन, और किसमें, पर्पल, और किसमें, ग्रीन। ये सब के सब क्या हैं, फोटोसिंथेटिक। तो अगर कहेगा ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो तीनों में क्या पाई जाएगी, गैस वैक्यूल। हमको इंक्लूजन बॉडी के 4 क्वेश्चन, किसी प्रोकैरियोट में रिजर्व मटेरियल कहां स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में, कैसी होती हैं, नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, और कहां पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्म। फ्री की बाउंड, फ्री पाई जाती है। और एग्जाम्पल, फास्फेट, साइनोफाइसियन, और कौन सा, गैस वैक्यूल किस किस में है, किसमें, अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें पाते हैं कौन कौन, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। भाई 5 लोग थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो मोनेरा वहां चला गया, जो बचे हुए यहाँ गए। इन यूकैरियोटिक सेल, ये पहचान है, यहाँ पाया जाएगा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। किसके नाते, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। यूकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा यहाँ स्पेशल क्या पाए जाएंगे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, और क्या पाया जाएगा, साइटोस्केलेटन। और 5वां है जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। तो यहाँ 5 बातें लिखी हैं किसी यूकैरियोटिक सेल की, 5 पहचान। पहला, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। तीसरा,
न्यूक्लियस। चौथा कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड, नहीं बोल रहे हो, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। और पांचवा जेनेटिक मटेरियल क्या बना लेगा, क्रोमो। ध्यान से सुने, क्रोमोसोम का पाया जाना यूकैरियोट की पहचान है, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं। अगर ऐसा पढ़ोगे तो आपके मन में एक भ्रम आ जाएगा कि सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होती हैं, जबकि आगे क्या लिखा है, क्या सभी यूकैरियोटिक सेल आइडेंटिकल होती है, नहीं होती है। कैसे, प्लांट सेल किससे अलग है, एनिमल सेल। किस मामले में, तो प्लांट में क्या है और क्या है और क्या है, तो एनिमल में भी तो कुछ होगा, ये सब किसमें एब्सेंट मिलेंगे, तो एनिमल में क्या है, सेंट्रियोल, जो कहां एब्सेंट है, यहां ऑलमोस्ट क्यों लिखा है, इसका मतलब दुनिया में कुछ प्लांट सेल भी हैं जिसमें क्या पाई जाएगी, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पाया जाएगा। डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में केवल वो चीजें अंडरलाइन करोगी जो पहचान है। ऊपर शुरू करें, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा अंडरलाइन कर लो, प्लांट सेल में है, एनिमल में नहीं है। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ते चले जाएंगे। ये काम की बात मिली, 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 बस बाकी सब जितना छूट गया है, बाकी जितना छूट गया है वो प्लांट और एनिमल में क्या है, कॉमन है। अगर प्लांट का बताओ तो सेल वॉल, मिडिल लैमेला, वैक्यूल और क्या। अब एनिमल में आ जाओ, ये अंतर है, ये अंतर है, और कुछ नहीं मिला, बस यही दो मेन अंतर है। सेल मेम्ब्रेन, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कह रहा कब पता चला या कब पढ़ा जा सका, तो जब क्या बन गई और कब बनी। लेकिन जो केमिकल स्टडी की गई, केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ह्यूमन की आरबीसी, उसी से साइंटिस्ट को अंदाजा लग गया क्या। तो ध्यान से सुने, दो अलग अलग सवाल है, उनके अलग अलग जवाब हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कैसे पता चला, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिड्यूस, तो कहोगे केमिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन आरबीसी। फिर क्वेश्चन पूछेगा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तब क्या बताओगे, तो जैसे डिटेल कहेगा वैसे आंसर क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। समझ नहीं पा रहे हो, ये देखो लिखा पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को कैसे पता चला, तो कहोगे आरबीसी के केमिकल स्टडी से। तो जब केमिकल स्टडी किए तो पता क्या चला, पता चला कि सेल मेनली कंपोज्ड ऑफ, यहां मेनली लिखा, ओनली नहीं लिखा है, मेनली क्या है, लिपिड और प्रोटीन। जैसे लिपिड का नाम लिया वैसे पूछा मेजर लिपिड कौन सी है, कौन सी है, फास्फोलिपिड। और कैसे अरेंज है, लिपिड का जो ये अरेंजमेंट है कहाँ, मेम्ब्रेन में, वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पोलर हेड है वो किधर है, किधर है, आउटर साइड, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कहाँ है, इनर साइड। क्यों, क्योंकि सुनिश्चित करना है कि नॉन पोलर टेल किसका बना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको किससे बचा दिया जाए, एक्वस। तो यहाँ एसर्शन रीजन बन सकता है, यहाँ एसर्शन रीजन ये बनेगा कि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ रखे जाते हैं, ये एसर्शन है। रीजन, रीजन क्या, तो रीजन यहां से लिखा है कि नॉन पोलर टेल ऑफ
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोटेक्ट कर रहा है कहां से? फास्फोलिपिड के अलावा और कौन सी लिपिड पाई जाती है? कौन सा? फिर जब बाद में और जब इन्वेस्टिगेशन किए तो पता चल गया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ साथ, देखिए सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ प्रोटीन है, ये पहले पता चला। बाद में पता चला प्रोटीन के बाद एक नाम और बढ़ा दो, क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कहा रेशियो बताओ कितना है? तो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे ह्यूमन आरबीसी में 52% क्या है, 40% क्या है, तो बचा कितना? 8% क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कह रहा डिपेंडिंग ऑन, इस आधार पर कि एक्सट्रैक्शन कितना आसान होगा। प्रोटीन कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक का नाम और एक का नाम पेरिफेरल प्रोटीन। वो होती हैं जो कहां पाई जाती हैं? कहां पाई जाती हैं? सरफेस, अंदर की सरफेस की बाहर की, दोनों सरफेस पर। प्रोटीन फाउंड ऑन बोथ सरफेस, इनर एंड आउटर, दोनों सरफेस पर होती हैं। जबकि जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो या तो पूरी तरीके से, पार्शियली, या तो टोटली क्या है? बरीड इन मेम्ब्रेन। इस डायग्राम को ध्यान से देखो और आराम से बताओ, पेरिफेरल प्रोटीन अंदर है कि बाहर है? पेरिफेरल प्रोटीन अंदर बाहर दोनों तरफ है। और इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन तो धंसी हुई है। अब आराम से बताएंगे कार्बोहाइड्रेट कहां है, बाहर है कि अंदर? डायग्राम देख के बताओ, बाहर है कि अंदर? ये देखो लिखा है शुगर, लिखा है अंदर, कहीं लिखा शुगर? नहीं लिखा है। अब ये काम की बात जो एनसीईआरटी में लिखी नहीं है। शुगर या कार्बोहाइड्रेट आउटर सरफेस पर है कि इनर? आउटर। आउटर सरफेस पर है तो किससे अटैच है? दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, लिपिड से अटैच है कि प्रोटीन से? वाह भाई वाह, देख ही नहीं रहे हो, आंख बंद करके देख रहे हो। किससे अटैच है? तो भैया देखो ये शुगर है, यहां किससे अटैच है ये? और ये शुगर किससे अटैच है? इसका मतलब शुगर फाउंड अटैच विद लिपिड एंड प्रोटीन। बगल में जगह खाली यहां लिखो, लिखो शुगर ओनली फाउंड ऑन आउटर सरफेस। तो दोबारा लिख रहे हो, एक बार तो लिखा ही चुका हूं, शुगर ओनली फाउंड ऑन। अच्छा काट के लिख रहे होंगे, पुराना खराब हो गया है, और फिर से लिख देते हैं, शुगर ओनली फाउंड ऑन आउटर सरफेस एंड फाउंड अटैच विद, किससे? आउटर सरफेस एंड फाउंड अटैच विद प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन में भी पूछ लेगा इंटीग्रल प्रोटीन से कि पेरिफेरल प्रोटीन से। वाह भाई वाह, दोनों से अटैच है भैया, सबसे अटैच है, लिपिड से, इंटीग्रल से, पेरिफेरल से। नहीं याद आया? चलो भाई आगे बढ़ो। इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने प्रपोज किया? किसने? सिंगर एंड निकलसन। और कब किया? 1972। इसी को एक्सेप्ट कर लिया गया। कैसे? बोल नहीं रहे हो? फ्लूइड मोजाइक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से अंडरलाइन करो। लिपिड का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। और वहीं से क्या होता है? लेटरल मूवमेंट। किसका? प्रोटीन विद इन द बाइलेयर। ये दिस किसके बारे में लिखा? बस दिस समझ जाओगे, सेंटेंस समझ में आ जाएगा।
ये लिपिड के बारे में लिखा है कि क्लासिफाइड नेचर ऑफ लिपिड के बारे में लिखा है कि प्रोटीन के बारे में लिखा है? तो क्वेश्चन क्या आया है, विच वन मेजर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, इट्स किसके बारे में लिखा है? विच वन मेजर इट्स मेम्ब्रेन के बारे में लिखा है, विच वन मेजर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो इसका आंसर ही तो लिखा है आगे। तो दिस एबिलिटी वाले समझ में तो आए क्या है? तो वास्तव में ये लिखा है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। ये इतना बड़ा दिस है यहां, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन से ही पता चलता है कि फ्लूइडिटी है किसकी? मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी होती है, ये किससे सिद्ध होता है? तो आंसर देंगे प्रोटीन से नहीं, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, फिर से पढ़ लेते हैं। नेचर कैसा है, कैसा है, और उसमें क्या होता है, क्या होता है? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। और इसी से पता चलता है क्या? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। इसी से क्या मेजर करते हो? फ्लूइडिटी। वैसे यहां मूवमेंट किसका किसका होता है? याद रखेंगे लिपिड का भी मूवमेंट होता है और प्रोटीन का भी। लिपिड का लेटरल मूवमेंट, प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट। और कौन सा मूवमेंट? तो याद रखेंगे यहाँ लिपिड में दो और मूवमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं सर्कुलर मूवमेंट, एक को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो लिपिड में यहाँ तीन मूवमेंट हैं, कौन कौन से? सब लिखा चुके हैं, नया कहां से लिख रहे हो, हम लिखा चुके मान नहीं सकते हैं। कौन कौन से मूवमेंट हैं? एक होता है लेटरल, एक होता है सर्कुलर, एक होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। नहीं लिखा तुम्हारे? लिख लो भैया, लिपिड में तीन मूवमेंट हैं, कौन कौन से? लिपिड में तीन मूवमेंट कौन कौन से? लेटरल, सर्कुलर एंड क्या? फ्लिप फ्लॉप। नहीं लिखा था? लिखा जरूर होगा। अच्छा, देर में एडमिशन लिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। फ्लूइड नेचर क्या लिखा है? फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन जरूरी है किसके लिए? इसके लिए सेल ग्रोथ और इंटरसेलुलर जंक्शन और सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस और सेल डिवीजन। ये पैराग्राफ है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में लिखा है। देखो क्या लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। ये क्वेश्चन, जो मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होती है? अंतर समझ लो जरा, मेम्ब्रेन और सेल वॉल में एक अंतर है। सेल वॉल होती है नॉन लिविंग, इसी नाते होती है टोटली परमिएबल, और ये होती है लिविंग। तो कैसी होती है? इसका मतलब है चुन चुन के मॉलिक्यूल को आने जाने देगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल मूव करेंगे बहुत कम मात्रा में अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट, अगर एनर्जी नहीं लगी तो न्यूट्रल सल्यूट मूव कर जाएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू। किस प्रोसेस से? और अगर सिंपल डिफ्यूजन होगा तो हाई से लो होगा। हाई से लो को क्या कहोगे? एलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो। और इसी को कहोगे क्या? क्या इसमें एनर्जी लगेगी? नहीं। वाटर आल्सो मूव मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर। तो वाटर का भी मूवमेंट कैसा होगा? पैसिव। बस वाटर के मूवमेंट का नाम बदल के क्या हो गया? लेकिन जैसे ही पोलर मॉलिक्यूल की बात आएगी, पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज होगा, पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू क्या? नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। तो फिर पार कैसे करेंगे? तो इनकी मदद मिल लेनी पड़ेगी, किसकी? कैरियर प्रोटीन। और अगर जैसे कैरियर प्रोटीन लगेगी वैसे कहानी बदलेगी। टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनेंगे, जब कभी पैसिव ट्रांसपोर्ट हो लेकिन क्या लग जाए? कैरियर प्रोटीन, तो उसी को कहते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट।
लेकिन अगर हम कुछ आयन को मूव करें अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, तो अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन करोगे तब क्या होगा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन करोगे तो क्या होगा? लो से हाई ले जाओगे तो इसमें एनर्जी लगेगी, एटीपी खर्चा होंगे, और एटीपी खर्चा होने के नाते इसको क्या कहोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे तो यहाँ केवल 4 क्वेश्चन है। पहला सवाल, अगर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा है तो बताओ पैसिव की एक्टिव एनर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी? हाई से लो जा रहा है लेकिन हो सकता है कैरियर प्रोटीन लग जाए तो क्या होगा? तो फैसिलिटेटेड। कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता किनको पड़ेगी? तो लिखा है नॉन पोलर की पोलर किसको पड़ेगी? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, 2 क्वेश्चन। तीसरा, अगर ऐसा मॉलिक्यूल है पोलर भी है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है तब तो एलान की अगेंस्ट एनर्जी लगेगी तो क्या कहोगे? एक्टिव। और एग्जाम्पल, वाटर का मूवमेंट पैसिव होता है कि एक्टिव? बस नाम क्या होता है? क्या होता है? ऑस्मोसिस। बताओ न्यूट्रल सॉल्यूट कैसे पार करेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूट पैसिव। और पोलर मॉलिक्यूल में अगर हाई से लो जाओगे तो फैसिलिटेटेड और लो से हाई जाओगे तो एक्टिव। कह रहा यू में रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर का नाम। देखिए सब सवाल ही सवाल हैं। सेल वॉल बताओ लिविंग है कि नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। और कैसी स्ट्रक्चर है? और यही क्या है? आउटर कवरिंग है। बाहर पाई जाएगी किसके? और किसमें मिलेगी? और किसमें? अगर हम सेल वॉल की बात करें तो ये क्या देगा? क्या देगा? कह रहा केवल शेप नहीं देगा, नॉट ओनली गिव शेप ऑफ सेल, और क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा सेल को। कहां से? और इन्फेक्शन। तो क्वेश्चन पूरा कभी नहीं आएगा। विच वन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इन्फेक्शन? तब सोचोगे इन्फेक्शन कहां लिखा है, तो कौन है जो इन्फेक्शन से बचाएगा? क्योंकि मैकेनिकल डैमेज तो पकड़ ले जाओगे, तुरंत सेल वॉल हो जाएगी। कौन है जो इन्फेक्शन से बचाएगा? तो आंसर क्या देंगे? सेल वॉल। और किसमें मदद करेगी? सेल टू सेल इंटरेक्शन। और किसमें मदद करेगी? बैरियर बनाएगी। किसके लिए? अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। तो जरा सेल वॉल के फंक्शन बता दो कौन कौन से हैं आराम से। पहला फंक्शन शेप ऑफ सेल, दूसरा प्रोटेक्शन मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, तीसरा सेल टू सेल, और चौथा बैरियर किसके अगेंस्ट? अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। एल्गी में जो सेल वॉल होगी, वो बनी होगी किसकी? बोल नहीं रहे हो? सेलुलोज और कौन सा? जबकि हाइयर प्लांट की सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। तो बताओ किसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है? किसकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट है? किसकी सेल वॉल में सेलुलोज है? किसकी सेल वॉल में सेलुलोज है? तो बताओ दोनों की सेल वॉल सेलुलोजिक है कि नॉन सेलुलोजिक है? तो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल किसमें पाई जाएगी? क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो? सेलुलोजिक सेल वॉल कहां है? एल्गी और प्लांट। तो नॉन सेलुलोजिक कहां है? तो 4 ही लोगों में सेल वॉल है। बैक्टीरिया में है, हाँ। सेलुलोजिक की नॉन सेलुलोजिक? नॉन से। फंजाई में है नॉन सेलुलोजिक।
तो बैक्टीरिया और फंजाई में नॉन सेलुलोजिक और एल्गी और हायर प्लांट में सेलुलोजिक। अब दोनों में सेलुलोज है तो सेलुलोज के साथ बताओ क्या क्या है। तो यहाँ सेलुलोज के साथ गैलेक्टन, माइनन और मिनरल, और यहाँ सेलुलोज के साथ हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन। तो किसकी सेल वॉल में प्रोटीन है? क्वेश्चन नहीं पर सुन रहे हो। किसकी सेल वॉल में प्रोटीन है? कहीं और तो नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास। किसकी सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट है? बस दिमाग तुरंत सुन्न हो जाता है। जैसे ही कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछा बस पन्ने पलटने लगते हो एनसीईआरटी के, देखे कहां ढूंढने मिल जाए। किसकी सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट है? तो भैया सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना, नहीं है? और काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड कहां पढ़े हो? फंजाई में। और पॉलीसेकेराइड क्या होता है? प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो अपना दिमाग खोल के रखेंगे किसमें किसमें प्रोटीन है। सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। कहां दिख रहा है? ये देखो। और किसके किसमें में कार्बोहाइड्रेट है? तो सब में कार्बोहाइड्रेट पाई जाएगी। सब पॉलीसेकेराइड के बनी होती हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। चलो रटे, फिर हाँ रट लें। बताओ एल्गी की सेल वॉल में क्या क्या क्या? और हायर प्लांट में क्या? किसी भी यंग प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका नाम प्राइमरी वॉल। और इसकी खासियत क्या है? ग्रोथ कर सकती है, लेकिन समय बीतते ये क्या होगी? डिमिनिश। कैसे? जैसे जैसे सेल मैच्योर। तो फिर क्या बनेगी? सेकेंडरी वॉल। कहां बनेगी? इनर साइड। किधर की तरफ? तो जरा देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने कह दिया कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो अब आराम से बताओ, इसके बाहर हमने एक लाइन खींची है और इसके बाहर हमने एक लाइन और खींची है। अब आराम से बताइएगा इसमें प्राइमरी वॉल कौन सी है, सेकेंडरी वॉल कौन सी है और सेल मेम्ब्रेन कौन सी है? लाल वाला। ये क्या है? ये क्या है? ये है प्राइमरी वॉल। ये क्या है? और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो यहां क्या होगा? साइटोप्लाज्म। तो कौन सी लेयर है जो साइटोप्लाज्म के बिल्कुल करीब होगी? सेकेंडरी वॉल कहां है? सेकेंडरी वॉल कहां है? प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी वॉल कहां है? प्राइमरी के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के, ये लोकेशन नहीं भूलेंगे। देखो यहां स्पष्ट लिखा है सेकेंडरी वॉल कहां बनती है? इनर, किधर की तरफ? मेम्ब्रेन की तरफ, साइड ऑफ द सेल। तो सबसे बाहर मिलेगी प्राइमरी, उसके बाद बाहर। अच्छा बाहर बता रहे हो? अच्छा ये बताओ क्या होगी? अब बता दो क्या है? ये क्या है? ये है मिडिल लैमिला। ये क्या है? मिडिल लैमिला। तो ये क्या हो गया? मिडिल लैमिला। तो अब शुरू करो सबसे बाहर, फिर 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 और अंदर से सेल मेम्ब्रेन, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिडिल लैमिला। कौन सी लेयर है जो मिडिल लैमिला के करीब है और कौन सी है जो साइटोप्लाज्म के करीब है? मिटाएं?
मिडिल लैमिला किसका बना होता है? किसका बना होता है? कैल्शियम पेक्टेट। और उसकी जिम्मेदारी क्या है? चिपका के रखना किसको? नाइबरिंग सेल। सेल वाल और मिडिल लैमिला के आर पार कौन निकल गया? ट्राइवर्स का मतलब आर पार। कौन? प्लाज्मोडेस्माटा। जिसने क्या जोड़ दिया? साइटोप्लाज्म ऑफ द नाइबरिंग सेल। काहे इतना जल्दी में हो? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं, ज्यादा बातचीत ना करो, जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं उनका सबका डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है और सबके डिस्टिंक्ट फंक्शन है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लिखा है मेनी ऑफ दीज, मतलब बहुत सारे एक साथ इकट्ठा होकर के क्या बना लेते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों? तो क्यों लिखा है? क्योंकि उनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेट हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है और कौन नहीं आता, यही दो सवाल हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन में आते कौन से हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, काल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। और कौन नहीं आता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो जो आते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन के हैं कि डबल मेम्ब्रेन के हैं? देख लो, सिंगल मेम्ब्रेन के हैं कि डबल मेम्ब्रेन के हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल, गाल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल, लाइसोसोम सिंगल और वैक्यूल सिंगल। और जो नहीं आते वो सिंगल वाले भी हैं, डबल वाले भी हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया डबल और पेरोक्सिसोम सिंगल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये कब पता चला? तो ये रिवील शब्द कई बार एनसीईआरटी में लिखा है। कब पता चला? तो पता ऐसे चला कि यहाँ है नेटवर्क या रेटिकुलम ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कहाँ फैला हुआ था? साइटोप्लाज्म। और इसी का नाम क्या रखा गया? ये कहानी कब पता चली? जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो ध्यान से सुने, जब यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तब पता चला कि उसके साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फैला हुआ है टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का, और उसी का नाम क्या रखना पड़ा? एक, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चक्कर में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो कितने कंपार्टमेंट में बट गया? दो। एक उसके अंदर जिसका नाम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक उसके बाहर जिसका नाम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ER के ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पर क्या हो? राइबोसोम, उनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर नहीं होंगे राइबोसोम तो दिखेंगे कैसे? स्मूथ, तो नाम क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों पैराग्राफ को पूछे गए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाए जाते हैं? तो उस सेल में ज्यादा देखने को मिलेंगे, उस सेल में ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां प्रोटीन की सिंथेसिस और क्या होता होगा? सिक्रीशन। इनकी खास बात यह है कि ये क्या होते हैं? एक्सटेंसिव, और क्या होते हैं? कंटिन्यू विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ मिलेंगे? तो उस सेल में मिलेंगे जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा प्रोटीन की सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। और ये किससे अटैच होंगी? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी वो साइट होंगी किसकी? सिंथेसिस ऑफ लिपिड। नीट 2018 में पूछा है फास्फोलिपिड कहां बनेगी?
फास्फोलिपिड कहाँ बनेगा? आया वो सवाल है। लिपिड तो सबको रटा था, एग्जामिनर ने उसका कि फास्फो लगा दिया। फास्फोलिपिड कहाँ बनेगी? यही बनेगी। कहाँ बनेगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, अगर एनिमल सेल है तो लिपिड लाइक क्या स्टीरॉयडल हार्मोन भी कहाँ बनेंगे? SER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनेगा? लिपिड। या क्या बनेगा? फास्फोलिपिड। और क्या बनेगा? लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन। अब स्टीरॉयडल हार्मोन जैसे जैसे अरे जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कार्टिसॉल है, एल्डोस्टेरॉन है, याद है? ये सब क्या है? स्टीरॉयडल हार्मोन। तो नाम देके भी तो पूछ सकता है कार्टिसॉल हार्मोन कहाँ बनता है, तो कहोगे SER। गाल्जी अपरेटस, ईयर कितना? 1898। वैज्ञानिक कैमिलो गाल्गी, इन्होंने सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया डेंसली स्ट्रेन्ड क्या रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। उन्हीं के नाम पर क्या नाम रखना पड़ा? क्या नाम? गाल्जी बॉडी। इसमें पाई क्या जाती है? ढेर सारी फ्लैट डिस्क शेप सैक या क्या सिस्टर्नी, जिनका डायमीटर 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर है। दीज स्टैक्ड क्या पैरेलल टू ईच अदर, ढेर सारे नंबर ऑफ क्या है? सिस्टर्नी इन ए गाल्जी कॉम्प्लेक्स। गाल्जी सिस्टर्नी का अरेंजमेंट कैसा है? कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक हम तब कहते हैं जब कई रिंग का सेंटर क्या हो? कॉमन हो। जैसे इस रिंग का भी ये सेंटर, इस रिंग का, सबका यही कॉमन है। जिसमें कॉन्वेक्स या सिस फेस होता है, कॉन्वेक्स या सिस फेस, और फार्मिंग कॉन्विंग सिस फेस, या फिर कौन सा फेस? कॉनकेव या ट्रांस, या क्या कहोगे? तो कॉन्वेक्स होगा, सिस होगा, फार्मिंग होगा, कॉनकेव होगा, ट्रांस होगा, मैच्योरिंग होगा। सिस और ट्रांस दोनों क्या हैं? अलग हैं, लेकिन आपस में जुड़े। अभी तक का रिकॉर्ड ये है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर से सवाल नहीं आता है, फंक्शन से खूब सवाल आए हैं। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी अपरेटस का प्रिंसिपल फंक्शन क्या है? पैकेजिंग ऑफ द मटेरियल, जिसको डिलीवर करना हो कहाँ? या तो सेल के अंदर या तो कहाँ? सेल के बाहर सिक्रीट करना हो। वो मटेरियल जिसकी पैकेजिंग होनी होगी वो किस फॉर्म में आएगा और कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? ER। और किससे फ्यूज करेगा? ऑफ द, और किधर मूव करेगा? ट्रांसफेस या मैच्योरिंग। दिस एक्सप्लेन, जहां एक्सप्लेन लिखा हो वहां एसर्शन रीजन मिलेगा। एसर्शन ये है गोल्जी अपरेटस हमेशा किसके करीब पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? तो क्यों ऊपर लिखा है? क्यों ऊपर लिखा है कि जो मटेरियल पैक होना होता है वो कहां से आता है? कहां से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ढेर सारी प्रोटीन जो कहां बनेंगी? राइबोसोम। वो भी कहां? ER पर। उन सब का मॉडिफिकेशन, उन सब का मॉडिफिकेशन कौन करेगा? गोल्जी अपरेटस। किससे पहले? बिफोर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो काम रखें, पहला काम पैकेजिंग हो गया, दूसरा काम मॉडिफिकेशन हो गया, और तीसरा देखो गोल्जी अपरेटस इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में यही लाइन आ चुकी है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कहां बनते हैं? कहां बनते हैं? गोल्जी अपरेटस। लाइसोसोम, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। कैसे बनेंगे? उसी प्रोसेस से बनेंगे। कौन सी प्रोसेस? पैकेजिंग। कहां? गोल्जी अपरेटस। किसी एक आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकिल में क्या पाए जाएंगे? तो अंडरलाइन करें, ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कहोगे क्या? हाइड्रोलेज। जैसे जैसे जैसे
और काम कितने पर करेंगे? एसिडिक पीएच। किस पर काम करेंगे? एसिडिक पीएच। और इन एंजाइम का काम क्या है? ये डाइजेस्ट कर सकते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल क्या है? ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। लिखा है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? इसमें क्या पाया जाएगा? वाटर कामा सैप कामा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और क्या, जो कि क्या होंगे? वैक्यूल की मेम्ब्रेन क्या है? सिंगल। देखो पहली बार यहाँ सिंगल लिखा है, यही नहीं सिंगल है, इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स सिंगल है, वैक्यूल भी सिंगल है और लाइसोसोम भी सिंगल है। मेम्ब्रेन का नाम बोल नहीं रहे हो? टोनोप्लास्ट। प्लांट के सेल में वैक्यूल ऑक्युपाई करेगी कितना परसेंट? 90% ऑफ द वॉल्यूम। प्लांट में जो टोनोप्लास्ट है उसका काम है ट्रांसपोर्ट करो क्या? आयंस या अदर मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो अगर इनटू द वैक्यूल अगेंस्ट दे रहा है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल वैक्यूल के अंदर क्या होंगे? ज्यादा। हेंस देयर कंसंट्रेशन हाई होगी कहाँ? वैक्यूल देन द साइटोप्लाज्म। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसको टोनोप्लास्ट मूव कर रही होगी उसकी कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में कम और वैक्यूल में ज्यादा। अमीबा की बात करें तो यहाँ पाया जाएगा क्या? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? ऑस्मो रेगुलेशन। और किसके लिए? बहुत सारी सेल में जैसे स्पेशली प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल पाई जाएगी जो इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल से बनेगी। तो ये स्पेशल 2 क्वेश्चन है। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें है? किसमें है? अमीबा में। और काम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऐसे ही फूड वैक्यूल किसमें है? प्रोटिस्टा में। और काम बनती कैसी है? फॉर्म बाय इंगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। चैप्टर खत्म हो जाएगा, परेशान ना हो। माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तो ढाई क्या 2:45 बजे शुरू किए थे, 1 घंटा पढ़ाए हैं, थोड़ी देर बैठे रहो। ध्यान से सुने। कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको जब तक स्टेन नहीं करोगे दिखाई नहीं पड़ेगा? कौन सा ऑर्गेनेल है जब तक स्टेन नहीं करोगे दिखाई नहीं पड़ेगा? क्या कहोगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे एक सेल में। किस बात पर डिपेंड करेंगे? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। इस हिसाब से कि शेप और साइज और डिग्री ऑफ क्या? वेरिएबिलिटी ऑब्जर्व। किसी एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कैसा है? सॉसेज शेप, जिसका डायमीटर देखो किसमें लिखा है? माइक्रोमीटर। रेंज क्या है और एवरेज क्या है? रेंज क्या है और एवरेज क्या है? ऐसे ही लेंथ क्या? 1 से 4। याद रखिएगा डाटा बहुत कम पूछा जा रहा है। डाटा तभी पूछेगा जब उसकी बहुत विशेष बात होगी। अगर वो नैनोमीटर में लिखा होगा तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? क्या है? डबल मेम्ब्रेन। पहली बार कोई डबल मेम्ब्रेन आया है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन जो डिवाइड करती है ल्यूमेन को कितने कंपार्टमेंट में? 2। बाहर का कंपार्टमेंट और अंदर। अंदर का जो कंपार्टमेंट है उसमें क्या भरा है? क्या भरा है? डेंस होमोजीनस सब्सटेंस। नाम क्या है? मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री बनाती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन ढेर सारी क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? इनफोल्डिंग। और नाम क्या? क्रिस्टी या क्रिस्टा। वो भी किधर की तरफ? मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिस्टी क्या करती है? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया बढ़ा क्या करेंगे? एंजाइम बढ़ा लोगे ना, एंजाइम वहीं पाए जाएंगे।
दोनों मेम्ब्रेन के अपने स्पेसिफिक क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया वो जगह है जहां क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, किस फॉर्म में, एटीपी। इसी नाते कहते क्या हैं, क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, टिक करो। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा सिंगल सर्कुलर डीएनए, साथ में कुछ क्या, आरएनए, और क्या, आर्बोसोम। कौन सा, कौन सा, 70S। और क्या होंगे वो कंपोनेंट जो जरूरी होंगे किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा किससे, फिशन। प्लास्टिड, प्लास्टिड पाया जाएगा, प्लास्टिड पाया जाएगा किसमें, ऑल प्लांट सेल। और किसमें, और किसमें, यूग्लिनोइड। ये आसानी से ऑब्जर्व होंगे माइक्रोस्कोप में। क्यों, क्योंकि साइज क्या है, लार्ज। इसमें स्पेसिफिक पिगमेंट होंगे, इसी नाते स्पेसिफिक कलर आएगा। इस आधार पर कि पिगमेंट कौन सा है या नहीं है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन सा, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो कौन सा पिगमेंट, क्लोरोफिल। और कौन सा पिगमेंट, और यही जिम्मेदार है किसके लिए, ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो जरूरी है। लेकिन अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कैसा, फैट सॉल्युबल, क्या, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, जैसे, और जैसे ज़ैंथोफिल प्रेजेंट। इनका जिम्मेदारी क्या है, लिखा है पार्ट ऑफ प्लांट को कौन से रंग, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, वो भी अलग अलग शेप के और साइज के। काम क्या है, काम क्या है, स्टोर करेंगे किसको, न्यूट्रिएंट को। कौन से, देखो, एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, क्या, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जैसे कि पोटैटो। इलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, ऑयल, और क्या, फैट। जबकि एल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, तो आंसर क्या देंगे, प्रोटीन। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्या, ग्रीन प्लांट कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, मीजोफिल सेल। इनका शेप कैसा, लेंस शेप, और ओवल, और स्फेरिकल, और स्क्वायर, और रिबन से। इतने शेप लिख दिए कि एग्जामिनर भूल जाएगा। इसकी साइज की बात करें तो लेंथ और विड्थ 2 to 4। नंबर की बात करें तो नंबर हो सकता है, नंबर हो सकता है 1 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, किसमें, या हो सकता है इसके नंबर 20 से 40, किसमें, मीजोफिल। माइटोकॉन्ड्रिया की तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन। लेकिन अंतर देखो, अंतर दिया हुआ है, क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली किसमें, किसमें, क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं है, यहां लिखा है लेस परमेबल इनर मेम्ब्रेन किसकी है, क्लोरोप्लास्ट। स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को कहते क्या हो, यहां स्ट्रोमा लिखा, पीछे मैट्रिक्स लिखा था, ये भी याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है और माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, अंडरलाइन करो, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, नाम क्या, नाम, थाइलेक्वाइड। कहां प्रेजेंट है, स्ट्रोमा। थाइलेक्वाइड अरेंज हो जाते हैं किस फॉर्म में, स्टैक लाइक पाइल, और नाम क्या बनता है, ग्रेना। जैसे ये सब क्या है, ग्रेना है। या दूसरा नाम इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड, 2 ग्रेना के बीच में होंगे, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, ये इंटरग्रेनल है। ग्रेना के बीच बीच में इंटरग्रेनल। इन एडिशन टू दीज
कुछ फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, नाम क्या है, स्ट्रोमा लैमेली, जो कनेक्ट करते हैं किसको, थाइलेक्वाइड ऑफ द ग्रेना। मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड में एक स्पेस पाया जाता है, ऐसे मान लेते हैं ये थाइलेक्वाइड है, तो थाइलेक्वाइड की ये मेम्ब्रेन, ये स्पेस हुआ, थाइलेक्वाइड के अंदर एक स्पेस है जिसका नाम ल्यूमेन, तो ये क्या है, ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जाएंगे, एंजाइम, जो जरूरी हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। इसमें पाया जाएगा स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड और क्या, सर्कुलर डीएनए और क्या, राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, थाइलेक्वाइड। राइबोसोम यहाँ भी होगा, बस साइज कैसा, 70s, मतलब छोटा होगा किससे, छोटा होगा किससे, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से। अगर हम राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम क्या है, तो कहेंगे ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, जो पहले ऑब्जर्व हुआ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल। किस वैज्ञानिक को, जॉर्ज पैलेट। कब देखने को मिला, राइबोसोम किसका बना होता है, आरएनए का और किसका, प्रोटीन। नॉट सराउंडेड बाई, कितने प्रकार की प्रोटीन होती हैं, कितने प्रकार की, 80, 12th वाली एनसीईआरटी में लिखा है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा, 80s, जबकि प्रोकैरियोटिक 7। और प्रत्येक राइबोसोम में कितनी यूनिट, 2, एक लार्जर और एक स्मॉलर। 80s में बड़ी वाली यूनिट और छोटी, जबकि 70s में बड़ी वाली। यहाँ एस क्या है, यहाँ एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट, जिसका पर्पस क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये इनडायरेक्टली मेजर करता है किसको, डेंसिटी और किसको, साइज, दोनों, चाहे क्या हो और चाहे क्या हो, 80s वाला हो। ये इसमें क्या पाई जाएंगी, 2 सब यूनिट। थोड़ी देर रुके रहेंगे। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में नहीं पढ़े थे, यूकैरियोट में पढ़ रहे हैं। एक इलाबोरेटेड नेटवर्क है किसका, किसका, फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर में 3 लोग आते हैं, कौन से, तेज बोलो, कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल, और कौन से, और कौन से, इन सब को मिला करके क्या कहते हैं। लास्ट ईयर का पेपर देखें, ये लाइन आई है। साइटोस्केलेटन का काम क्या है, बहुत सारे, जैसे जैसे मैकेनिकल सपोर्ट और मोटेलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ क्या, सेल। अरे बहुत है, टाइम लगेगा, चलो ठीक है।